factors determining the choice of a source of finance. Now देखा जाए तो फिनेंस क्या होता है? आपको पैसा जहां से आएगा और वो पैसा जहां पे जाएगा। नाउ ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? जहां से पैसा आएगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, एक ओन्ड कैपिटल और दूसरा बोरोड कैपिटल। नाउ जब आपको एक गाड़ी लेनी रहती है और आपको 10 लाख रुपया बंदोबस्त करना है, तो यदि आपने कर्जा ज्यादा ले लिया तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मंथली ईएमआई जो हफ्ता आएगा कार का, वो बहुत लोड देगा। और खुद का ज्यादा लगा दिया पैसा और बाद में कुछ इमरजेंसी आता है तो आपके पास पैसा रहेगा नहीं। तो जब आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस का चॉइस करना पड़ता है कि कितना चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए, ब्याज है क्या, डिविडेंड है, कौन सा है, आप पचासों आपके मन में सवाल आएंगे। तो ये सवाल होते हैं फैक्टर्स, उसमें से कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए। सबसे पहला तो जब आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए, एक स्टार्टअप है, आपको एक होटल डालना है, तो पहला पीरियड ऑफ फाइनेंस। पहला सवाल है कि कितने समय के लिए आपको चाहिए। यदि आपको 5 साल या 10 साल या 15 साल 20 साल के लिए चाहिए तो आप कर्जा लो या शेयर्स इश्यू करो। आपको 1 साल के अंदर के लिए चाहिए तो आप शेयर्स इश्यू मत करो, आप बैंक ओवरड्राफ्ट लो या कैश क्रेडिट लो या टर्म लोन्स। टर्म लोन तो लॉन्ग टर्म होता है, मे बी ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हो। सो आपको समय कितने के लिए चाहिए? आपको वेज बिल पे करना है, रॉ मटेरियल का पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का पे करना है, तो इट्स बेटर कि आप बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लो, ठीक है। लेकिन आपका ध्येय अगले 20-30 साल रहना है तो फिर गो फॉर इक्विटी शेयर्स। तो पहला सवाल, आप जब आपको सोर्स चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप पूछोगे कितने समय के लिए, ठीक है। आपको बहुत कम समय के लिए चाहिए तो आप इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, ईडीआर, जीडीआर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ये सब लॉन्ग टर्म के सोर्स है और ये सब रेस करने के लिए खर्चा भी बहुत लगता है। तो शॉर्ट टर्म के अलग सोर्सेज है। तो पहले तो आप अपना समय तय करो कितने समय के लिए चाहिए, उस हिसाब से आप अपना टाइप ऑफ फाइनेंस लेंगे। अब जैसे आपका मोबाइल का यूज ज्यादा है तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? बैटरी लाइफ। जिसका यूज ट्रिमेंडस रहता है वो क्या देखता है? बैटरी लाइफ। जिसको सेल्फी के लिए चाहिए तो कैमरा देखेगा। तो आप देखो यूज कौन सा है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उस हिसाब से आप जरिया तय करोगे। लॉजिक समझा? समय। दूसरा, कॉस्ट ऑफ फंड्स। अभी क्या होता है, आप जैसे बैंक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, पचासों जरिए हैं लोन्स के। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या होता है? जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको प्रोस्पेक्टस का खर्चा, ठीक है, अलग अलग प्रकार के खर्चे होंगे, फॉर्म का, प्रोस्पेक्टस का, और एक लिस्ट आएगा। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स में क्या होता है? कुछ जगह पे प्रोसेसिंग चार्जेस होगा, ठीक है, तो आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देखना पड़ेगा। अब सिंपल सा कार लोन का प्रोसेसिंग चार्जेस 1% होगा, 0.5% होगा। और इफ आप एसबीआई जाओगे ना अभी, वो लोग बोलेंगे जनवरी टू मार्च हमारा प्रोसेसिंग चार्जेस इज 0, बिकॉज मार्च एंड में उनको लोन्स का पैसा ज़्यादा चाहिए, टर्नओवर करना है, तो वो लोग स्कीम देते ताकि लोग ले। तो प्रोसेसिंग चार्जेस देखो। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप शेयर्स इश्यू करते हो तो आपको देखना है डिविडेंड जो देना है। इक्विटी शेयर पे हमेशा डिविडेंड ज़्यादा रहता है क्योंकि वो लास्ट में पे होगा। सी, जब कंपनी कर्जा लेती है तो कर्जे पे क्या देना पड़ेगा? ब्याज, इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट देने के बाद फिर आप शेयर्स पे डिविडेंड दे सकते हो, उसमें भी पहले प्रेफरेंस को देना पड़ता है और आखिरी में इक्विटी को। तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स देखो, हर एक सोर्स का एक कॉस्ट होगा। जैसे आप लोन लोगे, हर एक बैंक का प्रोसेसिंग चार्जेस होगा, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ईएमआई होगा, उसमें भी समय के हिसाब से होगा। तो आप हर एक का कीमत देखो क्या है जो आपको सबसे सस्ता पड़ता है। लोन लेने से पहले जो खर्चा करते हैं उसको टेक्निकल भाषा में हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। इक्विटी शेयर का फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आप देखो कौन से टाइप के फ्लोटेशन कॉस्ट है। शेयर्स इश्यू करने से पहले आपको ब्रोकर को अपॉइंट करना होगा, अंडरराइटिंग कमीशन देना होगा, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे खर्चे होंगे। तो आप देखो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा रिटर्न्स जो आपको देना पड़ेगा। अब ये कॉस्ट होता क्या है, मैंने आपसे कर्जा लिया तो मैं आपको ब्याज दूंगा, ये मेरे लिए क्या हुआ, कॉस्ट हुआ। आपने मुझे शेयर्स का पैसा दिया, मैं आपको क्या दूंगा, डिविडेंड, वो मेरे लिए कॉस्ट हुआ। हर चीज टक्के में देखा जाता है। टेक्निकल भाषा में उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हर एक सोर्स जो है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, हर एक का कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहता है। कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। तो आप देखो, फिर आप देखो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, शुरुआती कॉस्ट क्या है वो देखो। तीसरा, अमाउंट ऑफ फाइनेंस। अभी दिवाली, सपोजिटली आज का महीना चल रहा है जुलाई, जो ऑटोमोबाइल डीलर होते हैं टू व्हीलर के, सपोजिटली मैं होंडा का डीलर हूं, मुझे दिवाली में 2000 गाड़ियां लगेंगे। मैं दिवाली के टाइम में कंपनी का ऑर्डर दूं, कंपनी बोलेगी सिर्फ 300 ही भेज सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो मुझे तो चाहिए 2000 गाड़ियां, पर दिवाली में 2000 गाड़ियां बिक जाएंगे। डीलर उधारी में नहीं बेचता, कैश में बेचता है। भले कस्टमर ने कर्जा लिया तो उसको कर्जा, डीलर के पास पैसा कम है तो कर्जा कितने टाइम के लिए चाहिए उसको, 4 महीना। तो आप इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, ये तो लॉन्ग टर्म लोन्स है। आप क्या लोगे, सबसे बेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट लो। आया समझ में। अब जो पेट्रोल पंप होते हैं, जो पेट्रोल पंप होते हैं उनको पहले पैसा देना पड़ता है। यदि मैं पंप हूं, 12 लाख रुपया का यदि टैंकर आएगा, टोटल 12,000 लीटर के आसपास रहेगा, तो 12 लाख मुझे पहले देना पड़ेगा, उसके बाद टैंकर आएगा। तो मुझे लेकिन 12 लाख पेट्रोल कैश में बेचते हैं, उधारी में नहीं, तो वो साइकिल में कैश तुरंत आता है, तो अमाउंट ऑफ फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं आता है उसमें। लेकिन इंडस्ट्री का मैं जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को सप्लाई करता हूँ रॉ मटेरियल, वो लोग बोलेंगे हम पेमेंट आपको 3 महीने में देंगे। मैंने सप्लाई किया 5 लाख रुपए का, मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करना है, मुझे 3 महीने बाद पेमेंट मिलना है। बट मेरे को एक प्रॉब्लम है, 3 महीने के लिए मेरा मेरा जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ अटका है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास। 3 महीना तो वो लोग पेमेंट नहीं देंगे। तो बेस्ट है कि उसके लिए शॉर्ट टर्म लिया जा सकता है, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ 20%, मैंने 3 महीने का 4-5% भी दे दिया तो भी मैं 15% प्रॉफिट में रहूंगा। आया समझ में। चौथा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स। अब कैसे होता है, अभी यूपीआई ले लो, इंडिया का यूपीआई इतना फेमस हो गया है कि अभी 7 देश ने अडॉप्ट किया है। दुबई, श्रीलंका, मॉरिशस, ठीक है, नेपाल ने भी अडॉप्ट किया है। आई थिंक सिंगापुर या हांगकांग में कहीं पे हुआ है, फ्रांस में 2 दिन पहले हुआ। तो ऐसे 7 कंट्रीज है। तो इंडिया का कैपिटल मार्केट बहुत मजबूत मार्केट है, जो इंडिया का शेयर मार्केट है। तो आपको जब फंड्स चाहिए रहता है तो आपको वैसे कैपिटल मार्केट भी होना चाहिए जहां पे आपको फंड्स आसानी से मिल जाए। तो कैपिटल मार्केट मजबूत नहीं रहा तो आप क्या करोगे, आपका जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है जो आप डिविडेंड में देते हो, सपोजिटली मेरा 2 लाख का नफा हुआ है, मैं 1.5 लाख का डिविडेंड देता हूं, मेरे पास कितना बचेगा, 50,000 रुपया।
अब मुझे 1.5 लाख की जरूरत पड़ी है, तो फिर मुझे ख्याल में आया मैंने इतना ज्यादा डिविडेंड क्यों दिया, तो क्या करना चाहिए फिर, डिविडेंड कम दो। 2 लाख में आप 40,000 का डिविडेंड दो, तो आपके पास कितना बचेगा, 1,60,000 बचेगा। तो धंधे को पैसा चाहिए, तो आपके प्रॉफिट में से ही आप री इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, या सेल्फ फाइनेंसिंग, या रिटेन अर्निंग्स। तो कैपिटल मार्केट मजबूत नहीं रहा है, तो आपके प्रॉफिट का यूज करो। कैपिटल मार्केट मजबूत है और आपको आसानी से फंड्स मिल रहा है कम ब्याज दर पे, तो आप लोन लो, शेयर्स इश्यू करो। अभी नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। अभी कैसे होता है कि जब शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा दिया है, मुझे रिटर्न्स में क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। अब दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, उसके आने वाले वीडियोस में मैं फीचर्स ऑफ इक्विटी, एडवांटेजेस सब बताऊंगा। दो प्रकार के शेयर्स कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, सपोजिटली मेरा प्रॉफिट 1 लाख हुआ है, तो पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा, पहले प्रेफरेंस को, फिर बचा तो किसको दिया जाएगा, तो लास्ट में किसको मिलता है, इक्विटी। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसको है, तो इक्विटी का एक्सपेक्टेशन हमेशा प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा रहता है डिविडेंड का, बिकॉज दे आर पेड लास्ट। इक्विटी शेयर का डिविडेंड, यदि प्रेफरेंस को 10% दे रहा हूं, तो इक्विटी शेयर कम से कम 12 से 14% मांगेंगे। उसके दो कारण, एक तो इक्विटी को डिविडेंड लास्ट में मिल रहा है, इक्विटी में पैसा ज्यादा मिलता है, इक्विटी को एक्सपेक्टेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स का ज्यादा रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर को हमेशा लास्ट में पैसा देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख है, पहले ब्याज दो उसमें से 30,000, फिर प्रेफरेंस का डिविडेंड दो, फिर बचा प्रॉफिट, तो ही डिविडेंड दे पाऊंगा मैं इक्विटी को, वरना डिविडेंड में नहीं दे पाऊंगा। सिंस इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में मिलता है डिविडेंड, तो उनका एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है, क्योंकि भाई जब मेरा टर्न लास्ट में आने वाला है, तो मैं काय को इन्वेस्ट करूं, मैं इन्वेस्ट करूंगा तो बोलूंगा फिर आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टर्न लास्ट में आ रहा है। तो इक्विटी शेयर का एक्सपेक्टेशन आपको मीट करना पड़ेगा। वो लोग बोलते हैं 20% डिविडेंड दो, आपने 12% दिया, तो शेयर मार्केट में रेट गिरता है। दूसरा कारण, जब कंपनी बंद हो जाती है तो पहले कर्जा लौटाना पड़ता है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, फिर प्रेफरेंस शेयर लौटाना पड़ता है, फिर बचा तो लास्ट में इक्विटी शेयर लौटाना पड़ेगा। तो इसलिए इक्विटी, आपको एक्सपेक्टेशन देखना पड़ेगा इक्विटी शेयर के क्या है। यदि प्रॉफिट नहीं तो इक्विटी शेयर को इस साल नहीं मिलेगा। अशोका बिल्डकॉन कंपनी का एग्जांपल ले लो। अशोका बिल्डकॉन में बात कर रहा हूँ 2-4 साल पहले की, उनका प्रॉफिट था पर उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि उनके 20-22 स्टेट्स में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, रोड रेलवेज बनाने के लिए इतने सारे कैपिटल मशीन सब लेने पड़ते हैं, तो उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि उनको पैसा रिजर्व में रखना था। सो शेयर होल्डर पूछते हैं कंपनी को, आप डिविडेंड हमको क्यों नहीं दे रहे। लॉजिक समझ में आ रहा है, शेयर होल्डर ने जब पैसा लगाया है तो वो लोग डिविडेंड भी तो एक्सपेक्ट करते हैं, तो शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब आपको रिटर्न्स में वो देना पड़ेगा। आपने नहीं दिया तो शेयर मार्केट में डिप हो सकता है वैल्यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये बहुत गजब कंसेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मेरे पास 10,000 शेयर्स है, कंपनी का नफा है 1 लाख रुपया, पर शेयर कितना नफा हो रहा है, 10 रुपया हो रहा है। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 10,000 इक्विटी शेयर्स, पर शेयर कितना कमाई हो रहा है, टेक्निकल भाषा में उसको ईपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। अभी कंपनी को एक 10 लाख रुपए की जरूरत है, कंपनी वापस से इक्विटी शेयर इश्यू करती है। क्या इश्यू करती है, इक्विटी शेयर। अब मुझे बताओ क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर पहले कितना था, 10,000, अभी और बढ़ा दिया कितना, 10,000, कितना हो गया क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर, 20,000। तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। नाउ लेट अस एज्यूम प्रॉफिट सेम रहता है, तो अर्निंग्स पर शेयर कितना हो जाएगा, 5 रुपीज। बढ़ा क्या घटा, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलता है जब आपको नए फंड्स की जरूरत हो
तो आप इक्विटी शेयर ना इश्यू करके आप डिबेंचर इश्यू करो या बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर, बट इक्विटी शेयर इश्यू ना करो, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ता है तो ईपीएस घटता है। तो लॉजिक ये है कि यदि मैंने डिबेंचर कर्जा लिया, उस पे ब्याज 12% दिया, कमाया 15%। अच्छा, जब मैंने कर्जा लिया तो क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़े? नहीं, वो तो उतने ही थे, 10,000 के 10,000 ही थे ना। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलता है ईपीएस को बढ़ाने के लिए आप क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर मत बढ़ाओ, आप कर्जा लो, तो क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर उतना ही रहेगा। आपने कर्जा लिया 12% पे, आपने 15% कमाया, आपका 3% का प्रॉफिट बढ़ गया, सो 1 लाख का 1,30,000 हो गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उतने ही 10,000, तो आपका ईपीएस कितना हो गया? 13 रुपये हो गया ना। सो ये लॉजिक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, जहां पे आप क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करके आप इक्विटी शेयर छोड़ के दूसरा जरिया है, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर और बॉन्ड्स और पब्लिक डिपॉजिट्स, सब इक्विटी शेयर छोड़ के आप दूसरा इश्यू करो ताकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ना बढ़े। और ऐसा यदि आप करते हो तो उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। बट इसमें एक दिक्कत भी ऐसा है कि आपने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सोचा कि अर्निंग्स पर शेयर आपको बढ़ाना है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसा है कि यदि आपने कर्जा लिया 12% पे, आपको ईएमआई तो भरना है, आपको इंटरेस्ट भरना है, और आपने 12% का ब्याज दिया और 10% कमाया, तो आपका कमाई कितना हो गया? -2% हुआ ना। तो आप जब ब्याज देते हो उसके ऊपर आपको कमाना होगा, उससे आपने कम कमाया माइनस, तो ईपीएस गिरता है और उसमें रिस्क भी बढ़ता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट इज सिंपल, इश्यू टेक लोन रेदर देन इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स। ठीक है, रिस्क। अभी इतने अच्छे अच्छे कंपनीज ले लो, किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज, और इंडिया का क्लासिक एग्जांपल वीडियोकॉन। वीडियोकॉन एक जमाने का वन ऑफ द बेस्ट एयर कंडीशनर कंपनीज, बट उन्होंने, इट वॉज एन एग्रीकल्चरल कंपनी, औरंगाबाद की पार्टी है, दूत, DHOOT, इतना अच्छा एग्रीकल्चर का चल रहा था, एक्सपांड करके उन्होंने एयर कंडीशनर में, बोलते ना जिसमें हाथ रखा वो सोना होते गया उनका। लेकिन कई ज्यादा जगह में जब हाथ रख देते हो तो दिक्कत हो जाता है। उन्होंने वीडियोकॉन का मोबाइल लॉन्च किया, उन्होंने डीटीएच में एंटर किया, इतने सारे फील्ड में उन्होंने एंटर कर दिया, और जहां तक मुझे लगता है करोड़ों में कर्जा लिया, 10,000 करोड़ के ऊपर कर्जा था उन पे, जहां तक मुझे। अब कर्जा का ब्याज, इंटरेस्ट रेट, मुझे 80,000 करोड़ का कुछ तो आंकड़ा आ रहा है, 10% भी ब्याज रहा तो साल में कितना हुआ? 8,000 करोड़। और उनका एक सबसे ज्यादा संस्था प्रॉफिटेबल था एसी, बट एसी 8,000 करोड़ थोड़ी कमाएगा। सैमसंग, एलजी, डाइकिन, 50 एसी के कंपनीज है। वीडियोकॉन का एसी अच्छा था, बट वही सबको देखा जाए तो बचा के रखा था, एक लेवल बाद वो लोग नहीं कर पाए। उन्होंने इतना ज्यादा रिस्क ले लिया था, इतना ज्यादा कर्जा ले लिया था, कंपनी बंद हो गई, डूब गई पूरे तरीके से। सो आप जब कर्जा लेते हो तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपका हफ्ता भरना है, इंटरेस्ट भरना है। इधर ये कंपनी की बात ही नहीं है, यंगस्टर्स भी क्या करते हैं, मोबाइल लोन पे ले लेते हैं, कमाई 10,000, 6-7 हज़ार, 8,000 का हफ्ता एप्पल आईफोन में, बचता नहीं है, फिर हफ्ता डूबता है, सिबिल खराब होता है, और लोग टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं। आप बजाज फाइनेंस कंपनी में चले जाओ, आपको टीवी और फ्रिज लाइन से पड़े मिलेंगे जो जब्त कर लेती है कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, आपने हफ्ता नहीं भरा तो वो आकर उठा के लेके जाएंगे, आप उसको रोक नहीं सकते, और रोकने की कोशिश की तो पुलिस केस होता है। सो रिस्क, रिस्क किस पे है? इक्विटी प्रेफरेंस पे रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने डिविडेंड नहीं दिया तो ज्यादा सारा शेयर होल्डर क्या करेगा? केस करेगा। लेकिन इक्विटी शेयर का बेसिक फीचर ये कि प्रॉफिट पे है, जबकि डिबेंचर का ब्याज आपको देना ही देना है, वो जमा होता है। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड जमा नहीं होता है, आपने नहीं दिया तो शेयर्स के दाम गिरेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? शेयर्स के दाम गिरेंगे, उससे ज्यादा क्या होगा? बट डिबेंचर का आपने यदि लोन लिया
तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपने नहीं भरा, और आजकल तो बायजूस का ले लो, बायजूस का उन्होंने कुछ हफ्ता नहीं भरा ना, डायरेक्टली उन्होंने एक नया कायदा आया कि कोर्ट में जाके बोला कंपनी को बेच दो, और फिर बेच के जो संपत्ति आता है हमको दो पैसा। 3 महीना आपने हफ्ता नहीं भरा तो डायरेक्टली सामने वाला कोर्ट में जाकर बोल सकता है बेच दो कंपनी को। 3 महीना सिर्फ हफ्ता नहीं भरा तो इतना अभी टाइट कर दिया गवर्नमेंट ने। सो रिस्क आप देखो, आपका कमाई अच्छा है उस हिसाब से। फिर इसमें कंसेप्ट हम यूज करते हैं डेट इक्विटी रेशियो, सिंपल सा है। आप 40% खुद का, 60% कर्जा भी कर सकते हो, फेयर। लेकिन आप 90% लोन लेते हो, 10% खुद का, तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट में गवर्नमेंट रेगुलेशंस। सी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस रहते हैं, जैसे कि आपको लोन लेना है तो आपके पास इतना शेयर रिजर्व और शेयर कैपिटल होना चाहिए, तब आप बाजार में शेयर्स ला सकते हो। बहुत सारे गवर्नमेंट के कायदे हैं। गवर्नमेंट मतलब क्या, सेबी के कायदे लागू होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के कायदे होते हैं, फॉरेन से पैसा चाहिए तो आरबीआई के कायदे रहते हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के कायदे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के कायदे हैं, ठीक है ना, तो सिक्योरिटीज एक्ट के कायदे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के कायदे हैं। कायदे तो तुमको फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइंस। शेयर मार्केट में 5 करोड़ से ऊपर कमाए तो 42% टैक्स भरना पड़ेगा। एक पूरा गलत इंफॉर्मेशन जिसने भी दिया है। यदि फॉरेन कंपनी है तो टैक्स रेट इज 40% ऑन द प्रॉफिट, और डोमेस्टिक कंपनी है तो बिटवीन 22 और 30% टैक्स है। और शेयर्स बेचने पे टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आई थिंक इट इज 15% या 15 है मुझे लगता है। शेयर्स तू बेचता है तो उस पर टैक्स रेट इज 15%। 42% पूरा गलत जिसने भी बताया इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये था तुम्हारा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द choice of source of finance.